हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। देखिए, हम अपने चैनल पर कौन से एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज को पूरा करा रहे थे। ठीक है, हम लोग ये चैप्टर वन का सेकंड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। ये जो हमारा चैप्टर वन है उसका ये पार्ट नंबर सेकंड है। पहले पार्ट में हम लोग 10 तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ये हम यहाँ पर 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लेट पी एंड क्यू टू पॉइंट्स हैं ऑफ इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए बी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं पी जो है वो क्लोजर टू ए होगा और क्यू जो है पॉइंट वो क्लोजर टू बी होगा। यूज योर नॉलेज, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने हैं मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, मिड पॉइंट फाइंड करने हैं सेगमेंट के। ठीक है, ये ट्राई सेक्शन यहाँ पर ये सब पढ़ लीजिएगा। ट्राई सेक्शन का मतलब है तीन बराबर भागों में बांटना। तो पी और क्यू ए बी लाइन को मिलकर तीन बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, वुड यू फाइंड कोऑर्डिनेट पी एंड क्यू, पी और क्यू कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं जब ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। ए और बी के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं तो पी क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे हमारा काम है कि हम फिगर बनाएं। तो एक लाइन लेने को कह रहे थे, सबसे पहले एक लाइन ही ले लेते हैं। ठीक है, ये है हमारी लाइन ए बी। लेट से ये ए है, ये बी है। यहाँ पर कहा गया था कि ये ट्राई सेक्शन कर रहे हैं। पी और क्यू जो पॉइंट है ये तीन भागों में बांटेंगे। तो हम कह देते हैं ये पॉइंट पी हो गया, एक पॉइंट क्यू हो गया। ए के कोऑर्डिनेट 4,7 दिए गए हैं और जो बी है उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 16, माइनस का 2। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब पी और क्यू के कोऑर्डिनेट दिए गए नहीं गए। जब दिए नहीं गए हैं, इतना एक बार और समझ के लीजिएगा कि ट्राइसेक्शन कहा गया है। तो ये जो एपी है, ये पी क्यू और क्यू बी तीनों आपस में बराबर होंगी। इतना सा याद रखिएगा, अगर ट्राइसेक्शन कहा गया है ये तीनों आपस में बराबर जरूर होंगी। अच्छा, तो ये बराबर होंगी वो बात ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट इनके मान लेते हैं x1 और y1, और क्यू के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा कि मिड सेक्शन है, ये जो हमारा मिड पॉइंट का फार्मूला था वो फार्मूला था क्या, वो क्या याद किया था हम लोगों ने। जो मिड पॉइंट का फार्मूला है वो क्या है, यदि मिड पॉइंट हमारे एक्स और वाई है। ठीक है, मिड पॉइंट अगर हमारे एक्स और वाई है तो उसका फार्मूला क्या होता था, उसका फार्मूला तो होता था x1 प्लस x2 y2, कॉमा y1 प्लस y2 y2। ये हमारा फार्मूला होता था। इसमें क्या है, जो ये x का पार्ट है ये इसके इक्वल है। ठीक है, और ये जो y का पार्ट है ये दूसरे वाले के इक्वल। यही होता है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। अब इसी फार्मूले से किस तरह सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या कहेंगे, क्या करना है कि जो हमारा पॉइंट P है, पॉइंट P है वो मिड पॉइंट है एक तरह से। किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, ए क्यू का मिड पॉइंट है। ये जो पॉइंट P है ये और ये आपस में बराबर होंगे तो हम P को मिड पॉइंट कर सकते हैं ए क्यू का। ए क्यू अगर लाइन देखी जाए तो इसका ये मिड पॉइंट है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम मिड पॉइंट का फार्मूला लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जो ये x1 होगा ये किसके इक्वल होगा, x2 और x4 का ऐड कर दिया जाए और उसको x4 और x2 को ऐड करके उससे 2 से डिवाइड कर दें तो x1 के इक्वल हो जाना चाहिए। इसी तरह 7 और y2 को आपस में ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो वो y1 के इक्वल हो जाना चाहिए, क्योंकि यही तो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है कि इसका x1 लीजिए, इसका इसका x लीजिए, x पार्ट इसका लीजिए, x पार्ट इसका लीजिए, ऐड करिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसी तरह इसका y लीजिए, इसका y लीजिए, ऐड करिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, y के इक्वल हो जाना चाहिए। बस वही चीज करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा x1 है वो किसके इक्वल आएगा, तो x1 हमारा इक्वल आएगा 4 प्लस x2 y2। ये हमारी एक इक्वेशन वन ऐसे समझिए बन गई। अब आगे क्या होगा, आगे आगे हम y1 के लिए भी इसी तरह लिख सकते हैं 7 प्लस y2 हमने y2 के लिए भी लिख दिया, y1 के लिए भी ये चीज लिख ली। इसी तरह एक चीज हम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हम पॉइंट इस बार P लें और B लें और उसका मिड पॉइंट Q ले लें।
पी और बी लाइन ले लें और उसका मिड पॉइंट हम लोग क्यू ले लें। तो इसको इसी तरह की दो इक्वेशंस और बना सकते हैं। देखिए किस तरह हमने कहा, पॉइंट क्यू मिड पॉइंट ऑफ पीबी। ठीक है, ये पीबी का मिड पॉइंट है। तो इसको किस तरह निकालेंगे, आइए देखें। पीबी का जब मिड पॉइंट है, तो जब इसमें एक्स का पार्ट निकालेंगे, एक्स का पार्ट मतलब x2 यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्यू देखिए, एक्स का पार्ट मतलब x2 होगा। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एक्स के पार्ट को ऐड करके जो साइड में है उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। एक्स का पार्ट क्या है, एक्स प्लस 16/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका y का पार्ट किस तरह निकालेंगे, तो y2 इक्वल टू, y का पार्ट देखिए क्या है, सॉरी यहाँ पर x1 होना चाहिए। y का पार्ट हो जाएगा y1 - 2। यहाँ पर देखिए y1 और -2 है। y1 और -2 रख के y2 कर देंगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो हमारा ये दो इक्वेशन और बन गई हैं। 3 इसको कह दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में हम इक्वेशन 1 को ले जाकर पुट कर देंगे। जहां x1 है इक्वेशन 3 में, यहाँ पर देखिए x1 है, x1 में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ले जाकर रख देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 से x1 की वैल्यू उठाकर ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम किसका किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन से इक्वेशन से, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 1, उससे क्या होगा, x2 इक्वल टू 1 की जगह, x1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 4 + x2/2 प्लस 16। ठीक है, अपॉन में 2 है ये। ठीक है, यहाँ तो बात खत्म हो। यहाँ से हम x2 निकाल लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, अपॉन में 1 लिख सकते हैं 16 के, तो एलसीएम आ जाएगा 4 + x2 + 16। देखिए यहाँ पर नीचे 1 था तो मल्टीप्लाई होगा, 16 टू जा 32 हो जाएगा, अपॉन में 2। और x2 क्या होगा, 32 और 4 जब ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा। x2 इक्वल टू प्लस 36/2 अपॉन में 2। x2 क्या आ जाएगा, x2 हमारा आ जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x2 36 ऊपर जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 x2 इक्वल टू x2 प्लस 36। और जब x2 दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ये x2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4x2 में से 4x2 - x2 इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से x2 की वैल्यू आएगी 3x2 इक्वल टू 36 आ जाएगी। 3x2 इक्वल टू 36 आ गई, तो यहाँ से x2 की वैल्यू किस तरह निकाली जाएगी, तो 3 को डिवाइड में ले जाएंगे 36 के। ठीक है, x2 की वैल्यू यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x2 इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, ये हमारी पहली वैल्यू। अब हम क्या करें, ये जो x2 की वैल्यू आई है, ये जो हमारे पास x2 की वैल्यू आई है, इसे ले जाकर हम इक्वेशन 1 में रख दें। इक्वेशन 1 में देखिए हमारा क्या था, यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 में यहाँ पर अगर x2 की वैल्यू रख देंगे तो हमें x1 की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x1 में ले जाकर रख देंगे इस वैल्यू को। लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन 1, ले जाके रख दीजिए। x1 इक्वल टू, इक्वेशन 1 क्या थी, x1 इक्वल टू
4 + x2/2। 4 + x2 था, तो x2 की जगह 12 लिख दीजिए, बाई 2। 12×4 = 18, 16, सॉरी, 12×4 = 16, बाई 2 करेंगे, डिवाइड करेंगे जैसे है ना, 8 आ जाएगा। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, 8 आ जाएगा। तो x1 की हमारे वैल्यू क्या आ गई, x1 = 8 हमें वैल्यू मिल गई। हमें x2 की वैल्यू मिल गई, हमें x1 की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या बाकी रह गया, हमें x1 x2 मिलेंगे, हमें y1 और y2 चाहिए। अभी हमने इक्वेशन 1 और 3 का इस्तेमाल किया है, इक्वेशन 1 का इस्तेमाल किया था, इक्वेशन 3 का इस्तेमाल किया था। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करेंगे और इक्वेशन 4 का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें y की वैल्यू पता लग जाएगी। चलिए करते हैं। ये अलग रहेगा क्वेश्चन से, उसी के बाद ये क्वेश्चन है, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4। अब इक्वेशन 2 and 4 से क्या करेंगे, इक्वेशन 4 हमारी थी y2 = y1 -2 अपॉन में 2 था, तो y1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, y1 की जगह हमें ये वैल्यू रख सकते हैं जो y1 की है, इस वैल्यू को हम y1 की जगह रख सकते हैं, रख देंगे। 7 + y2/2, 7 + y2/2। यहाँ पर इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है, एलसीएम ले लेते हैं। 4 हो जाएगा, यहाँ पर नीचे 2 हो जाएगा, अपॉन में 2 रहेगा ही। सॉल्व करेंगे, 7 - 4 3 + y2, इस 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 4 बना देगा। अब यहाँ पर और आगे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4y2 = 3 + y2, y2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, 4y2 - y2 = 3। 4y2 में से y2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3y2 = 3। y2 = 3/3, 3 मल्टीप्लाई में है, 3/3 आ जाएगा, तो 3 से 3 कटेगा, 3/3 आ जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। y2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, वो आ गई 1। अब देखिए y2 की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये y2 की वैल्यू ले जाकर हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर अगर हम y2 की वैल्यू रख दें तो हमें y1 की वैल्यू ऑटोमेटिक पता लग जाएगी। तो y1 = 7 + y2/2 थी, इसमें ले जाकर रख देते हैं। क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y2 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 में हम ले जाकर रख देंगे। इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 थी हमारी, इक्वेशन 2 थी y1 = 7 + y2/2, यही तो थी। तो y1 = 7 + y2/2, इसी में ले जाकर put कर देंगे। तो यहाँ से y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y2 का वैल्यू 1 रख दिया, अपॉन में 2 रख देंगे, y1 = आ जाएगा 8/2, कैंसिल आउट करेंगे 4 आएगा, तो y1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, y1 की वैल्यू हमें मिल गई 4। देखिए अब हमें सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं, y1 की वैल्यू 4 मिल चुकी है, y1 की वैल्यू यहाँ पर हमें 4 मिल चुकी है, और x1 की वैल्यू 8 मिल चुकी है, और y2 की वैल्यू 1 मिल चुकी है। x2 की वैल्यू क्या मिली, x2 की वैल्यू 12 मिल चुकी है। तो हमें सारी की सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं जो हमें चाहिए थी। अब हम चाहें तो उसी फिगर्स में वैल्यूज रख सकते हैं। जैसे यहाँ x1 की वैल्यू क्या थी, तो x1 की वैल्यू 8 थी और y1 की वैल्यू 4 है।
तो हम यहाँ पर इसकी जगह लिख सकते हैं, इसकी जगह हम x1 और y1 की वैल्यू लिख सकते हैं। y1 की वैल्यू हमारे 4 थी, x1 की वैल्यू 8 थी, तो 8,4 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा जा सकता है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8,4। इसी तरह हमारा बात आएगी क्यू की। तो हमें देखना होगा क्यू के लिए x2 और y2 के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हैं। x2 और y2 के कोऑर्डिनेट, x2 का कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखिए 12 आया था, x2 का कोऑर्डिनेट 12 आया है, और y2 का कोऑर्डिनेट देखा जाए तो y2 का कोऑर्डिनेट हमारा आया है 1, 12 और 1 आए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 12 और 1। सिंपल सा आंसर है, हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यही दोनों हमारे आंसर थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सर्किल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये कुछ सर्किल जैसा दिख रहा है। यहाँ पर क्या कहा गया था, यहाँ पर कहा गया था जो ओरिजिन है वो हमारा क्या है, वो ओ है, के कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे। अब यहाँ पर देखिए तीन कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए थे, ए बी और सी। कह रहे थे शो करके दिखाओ ये जो है सर्किल के सरकमफ्रेंस पर लाई करेंगे, मतलब यहाँ पर होंगे कहीं, ए हो सकता है यहाँ हो, बी यहाँ हो और सी यहाँ हो। ये चीज प्रूफ करके दिखानी है कि सर्किल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये चीज आप प्रूफ करके दिखाइए। तो किस तरह प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम। सोल्यूशन में लेट्स से हम सबसे पहले बात करते हैं, हमने कहा ए जो है, ए एक कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 1,-8 है। हालांकि शुरुआत में ये पॉइंट नहीं सर्किल पे लिखे जाएंगे क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि ये सर्किल के ऊपर है या अंदर है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अगर याद हो तो हमें एक डिस्टेंस फॉर्मूले से ही इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए ओ, ए ओ की डिस्टेंस क्या है। तो इसके लिए हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो इसी हिसाब से हम कोऑर्डिनेट रख देंगे। किस तरह कोऑर्डिनेट रखेंगे कि ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, सॉरी x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट x1, एक y1, दूसरा इसका x2 और ये वाला y2, बस रखते रहेंगे हो जाएगा। यहाँ पर x2 देखिए हमें क्या रखना था, तो x2 हम चाहें तो 0 रख सकते हैं या इसको रख सकते हैं, कोई एक रख सकते हैं। हम कह रहे हैं इसको हम x1 रख लेते हैं, इसको x1 रख लेते हैं, इसको y1 रख लेते हैं, इसे x2 रख लेंगे, इसे y2 रख लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब हम इसे x1 y1 रखेंगे तो x1 और y1 देखिए हमारा 0 हो जाएगा, सिर्फ x2 ही तो बचेगा। x2 की जगह हम 1 रख सकते हैं, लेकिन x1 की जगह 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी तरह y2 की जगह क्या हो जाएगा, y2 की जगह हमें -8 मिल जाएगा और y1 की जगह हमें 0 मिल जाएगा, ये तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, 1, 1 का स्क्वायर आ गया, 1 में से 0 जाएगा, 1 ही बचेगा, और -8 में से 0 जाएगा, -8 ही बचेगा, -8 का स्क्वायर। तो इससे हमें ये पता चल गया, यहाँ से ये देखने से ये चीज पता चल गया कि हम सिर्फ पॉइंट ए का अगर स्क्वायर कर देते हैं तब भी बात बन जाएगी, हमें ये 0 लिखने की जरूरत ही नहीं। जब भी ओरिजिन आता है, ओरिजिन से जब भी डिस्टेंस लीजिएगा तो हमेशा याद रखिएगा जो एक पॉइंट है इसका ये 0 हो जाता है। तो 0 हो जाने की वजह से आप सीधे ये कह सकते हैं x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, सीधे। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे के में मैं क्वेश्चन जो करूँ, क्वेश्चन करूंगा उसमें इसी तरह करूंगा, डायरेक्ट कह दूंगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा, और -8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 जा 64, 64 में 1 ऐड करेंगे 65। हमारा ये काम हो गया, तो इसमें से ये हटा दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, हमारा डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस ऑफ ए ओ हो चुका है, हम बी ओ ऑफ करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा बी ओ था, तो अब बी ओ करेंगे। बी ओ कहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है यहाँ सरकमफ्रेंस पर ही हो, कहीं भी बी हो सकता है। बी पॉइंट पर जो दिया है वो देखिए, बी पॉइंट हमें दिया गया है -4,7।
डायरेक्ट लिख देंगे, -4 का स्क्वायर कर दीजिए और 7 का स्क्वायर कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। -4 का स्क्वायर कर देना है, प्लस 7 का स्क्वायर कर देना है, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस ले रहे हैं और जीरो है, तो सेकंड पार्ट जो हमारा y2 का होता है वो जीरो ही हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49, ऐड कर दें। 9 10 5 15, कैरी आ जाएगा 5 और 6, मतलब 56, ये भी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट डिस्टेंस निकालेंगे हम, कौन सी, नेक्स्ट डिस्टेंस निकालेंगे, हमारा जो पॉइंट दिया था CO, ठीक है। सी देखिए, सी के कोऑर्डिनेट क्या है, सी के कोऑर्डिनेट है, सी के हमारे कोऑर्डिनेट है -7 और -4, तो -7 का स्क्वायर कर दीजिए और -4 का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में, -7 का स्क्वायर करेंगे प्लस -4 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, ऐड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा 65। तब जब देखिए तीनों ये समान आई हैं, 65 65 और 65, ठीक है, तीनों जो है समान आई हैं, तो ये बता रहा है कि ये सब जो तीनों पॉइंट है ये सर्किल के ऊपर ही होंगे। तीनों देखिए 65 60, रूट का 65 आने की वजह से हम ये लिख सकते हैं, हमारी जो ए ओ थी वो इक्वल होगी बीओ के, और वो इक्वल होगी हमारे सीओ के, और ये सब इक्वल किसके हैं, ये सब हमारे इक्वल है 65 के। ये इक्वेशन हमें दिखाई दे रही। अब जब सब आपस में इक्वल हैं तो सब के सब सरकमफ्रेंस पर भी होंगे, सभी को बना दीजिए। जो बी पॉइंट होगा वो भी सरकमफ्रेंस पर होगा। बी पॉइंट हमारा कितना दिया था, तो बी पॉइंट हमारा था -4, 7, और इसी तरह हमें एक और पॉइंट दिया था, कौन सा पॉइंट, ये किसी और कलर से करते हैं, एक और पॉइंट दिया था हमारा सी पॉइंट, वो क्या था -7, -4। अब देखिए जब सब सरकमफ्रेंस पर है तो सबके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये भी समान होगी, ये जो डिस्टेंस है ये भी एक ही होगी, अलग अलग तो होगी नहीं, सबके सब समान होगी। समान होने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है यही तो के है, रेडियस जो है यही तो हमारी रेडियस है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे ओरिजिन से लेकर यहाँ तक यही तो के है। सो हम यहाँ पर ये पूछा भी गया था कि रेडियस बता देने, रेडियस ऑफ द सर्किल, तो के हम बता सकते हैं, लिख सकते हैं डायरेक्ट कि के इक्वल टू 65 होगा। सो रेडियस के इज इक्वल टू 65, रूट का 65, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 2 में कह रहा था, गिवन द पॉइंट डी एंड ई, डी एंड ई अब कोई पॉइंट है, चेक करिए वेदर ई एंड ई विद इन द सर्किल, ई डी और ई इन द सर्किल होंगे, लाई इन द सर्किल, ऑन द सर्किल, और उसके बाद क्या गया, ऑन द सर्किल और आउट द आउटसाइड द सर्किल के। चेक करने का कह रहे हैं कि अगर हम डी और ई कोई पॉइंट आपको दे रहे हैं तो आप चेक करके बताइए ये सर्किल के अंदर है, बाहर है, या सर्किल के ऊपर है, कहाँ पर होंगे, ये हमें बता देना है। डी और ई पॉइंट दे दिए गए हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, इसका सेकंड पार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसी तरह का सर्किल, ठीक है, ये हमारा वही सर्कल है, इसमें क्या था, हमारा सेंटर था ओरिजिन 0, 0, यहां से इसकी रेडियस क्या थी, तो इसकी रेडियस जो थी वो हमारी क्या थी, अंडर रूट में 65। हमें क्या निकालना है, दो पॉइंट दिए गए हैं मेरे पास, एक है -5, 6, एक है 0, 9। -5, 6, एक है 0, 9, दो पॉइंट हमें दिए गए। अब इन्हें चेक करना है ये सर्किल के ऊपर है या सर्किल के अंदर है, कहाँ है, जहां भी है ये करके लिख देना है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही चीज करेंगे, हमारा डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ डीओ, पॉइंट डी और ओ के बीच कितनी डिस्टेंस है ये फाइंड करना है। देखिए ओ अभी भी हमारा ओरिजिन है, वो जो है वो अभी भी हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन होने की वजह से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, दूसरा पॉइंट रखने की जरूरत नहीं है, सीधे डी को रख के उसका होल स्क्वायर कर दें, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि दूसरा पॉइंट जीरो है उससे कोई मतलब नहीं। 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, 6 का करेंगे तो 36 आ जाएगा। सॉल्व करना शुरू करेंगे तो 6 4 10 11 एक आ जाएगा, कैरी आएगा 5 और 6, 61 आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब 61 आ रहा है, जो 61 जो है यहाँ पर अगर देखा जाए, जो 61 है हमारा, 61 हमारा छोटा है। किससे छोटा है, रेडियस जो दी गई थी हमें 65, उससे छोटा होगा। रूट के 65 से छोटा नहीं होगा 61। ये हमारी क्या है, ये के है हमारी जो रेडियस दी गई थी, ठीक है। तो 61 जो है हमारा 65 से छोटा है। छोटा होने की वजह से सीधी सी बात है, ये जो डिस्टेंस है हमारी, ओ से लेकर ये डिस्टेंस 65 है। अब छोटा है तो यहाँ से तो कम ही होगी, हो सकता है ये पॉइंट यहीं कहीं हो। पूरा तो सरकमफ्रेंस पर तो जाकर मिलेगा नहीं, क्योंकि इससे छोटा है, तो ये पॉइंट तो अंदर ही कहीं रह जाएगा। इस वजह से ये कहेंगे जो ये पॉइंट है, पॉइंट डी हमारा, ये कहाँ है, ये इनसाइड द सर्कल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सो डी इन साइड द सर्कल। बस हो गया काम खत्म। अब इसी की तरह दूसरा पॉइंट की बात की जाए, डिस्टेंस ईओ, पॉइंट दिया था ईओ, ई में देखिए, यहाँ पर भी देखें ईओ के बीच डिस्टेंस निकालनी है। तो x1 x2 तो हमें ये दिया गया है, x1 y1, और दूसरा पॉइंट जो है 0 0 है। यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग सीधे 0 का स्क्वायर कर दीजिए और 9 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि मैंने बताया अगर दूसरा पॉइंट ओरिजिन है तो उसे रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें जो ई पॉइंट दिया था वो 0,9 दिया हुआ था। सॉल्व करेंगे, सोल्व करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो रूट में 81। अब यहाँ पर देखा जाए तो रूट में जो 81 है, ये बड़ा है या छोटा है, तो रूट में 81 तो बड़ा होगा, किससे से बड़ा होगा, हमारे रूट के 65 से। रूट के 65 से बड़े होने का सीधा साफ मतलब है कि जो जब ओरिजिन से इसकी ई की डिस्टेंस ली जाएगी तो ये कहीं बाहर मिलेगा। ठीक है, ये कहीं बाहर नहीं टहलता हुआ मिलेगा, जब बाहर मिलेगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, क्या कह सकते हैं, सो पॉइंट ई लाई आउटसाइड द सर्कल के। ठीक है, जिस सर्किल है उससे आउटसाइड लाई करेगा। यहाँ पर बना भी दीजिए चाहिए तो, कहीं पर भी दे सकते हैं। जैसे हम डी को इनसाइड दे देते हैं, ये हो गया पॉइंट डी, -5,6। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे देंगे, तो ये हमारी 61 थी। अब एक पॉइंट और बचा हमारा, ये रहेगा हमारा पॉइंट ई। ई क्या है, 0,9। तो यहाँ से ओ तक ये रहेगी डिस्टेंस हमारी कितनी, -81। ठीक है, हो गया हमारा तीनों पॉइंट। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर। इसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जिन पर भी स्टार लगा है वो खासकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कह रहे हैं द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दिया गया, उसके मिड पॉइंट दिए गए डी ई और एफ है, गिवन कोऑर्डिनेट, और डी ई एफ के कोऑर्डिनेट भी दे दिए गए हैं। कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एबीसी, एबीसी के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं, ये बात कह रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल रहा। यहाँ पर कह रहे थे, क्या कह रहे हैं, कि हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं।
मिड पॉइंट दिए गए। तो मिड पॉइंट क्या है, जैसे हमारा ट्राइंगल बनेगा ए बी और सी, इसके मिड पॉइंट ये दिए गए हैं रिस्पेक्टिवली। ए बी का मिड पॉइंट दिया गया है डी, उसके कोऑर्डिनेट है 5,1। फिर हमें दिया गया है बीसी का कोऑर्डिनेट, बीसी का कोऑर्डिनेट है ई, उसके कोऑर्डिनेट है 6,5। फिर सी ए, सी ए के कोऑर्डिनेट है 0,3। ठीक है, इतनी सी बात होगी। चलिए अब इसको सॉल्व करना शुरू करने, सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में देखिए क्या होगा, सोल्यूशन में हमें निकालना था ए बी और सी के कोऑर्डिनेट। अब तो ए बी सी के कोऑर्डिनेट हमें वर्टिसेस जो हैं उसके कोऑर्डिनेट तो दिए गए नहीं, वर्टिसेस का जब कोऑर्डिनेट्स नहीं है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं x1 y1। ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट हम कह सकते हैं x2 y2। सी के कोऑर्डिनेट हम कह सकते हैं x3 और y3। ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगाया था उसी से देखिएगा, ए बी लाइन को देखिए। ए बी लाइन का मिड पॉइंट डी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट फार्मूला उसी तरह लगा सकते हैं जैसे हमने पहले लगाए थे। तो उसी तरह मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं। क्या कहेंगे, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट है डी, तो इस हिसाब से क्या होगा, अब मिड पॉइंट है तो एक्स में देखा जाए तो यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, डी का 5 है। एक्स का कोऑर्डिनेट 5 है, तो 5 यहाँ पर हमने एक्स का कोऑर्डिनेट रखा। और क्या होता है x1 प्लस x2/2, तो x1 प्लस x2/2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसी तरह y का कोऑर्डिनेट क्या है, तो y का कोऑर्डिनेट 1 है, इक्वल टू में हो जाएगा y1 प्लस y2/2। ठीक है, इस तरह हो सकता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपडेट कर सकते हैं इस तरह कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 5 2 10 हो जाएगा, इक्वल टू x1 प्लस x2, ये 1 बन जाएगी इक्वेशन। इसी तरह फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 1 2, y1 प्लस y2, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी हमारी। ठीक है, यहाँ तक काम पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी बात आती है हमारा सेकंड साइड की ओर। सेकंड साइड में कह रहे हैं ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी का मिड पॉइंट है। बीसी का मिड पॉइंट होने की वजह से क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं 6 = x2 प्लस x3/2। इसे जब सॉल्व करेंगे 6 दूनी 12, x2 प्लस x3, और ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह y का कोऑर्डिनेट किया था, तो y का कोऑर्डिनेट यहाँ पर इस इक्वेशन में, यहाँ पर देखिए x का कोऑर्डिनेट 6 है और y का कोऑर्डिनेट 5 है, तो y का कोऑर्डिनेट 5 लिखा, और यहाँ पर होगा y2 प्लस y3/2। सॉल्व करेंगे 10 हो जाएगा ये, और इसको लिख सकते हैं y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 बन गई। ठीक है, यहाँ तक बात पूरी हुई। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 आएगा। थर्ड पॉइंट क्या था, ए बी सी डी ई और एफ होगा। यहाँ पर पॉइंट एफ लिख दिया जाए। सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगला पॉइंट एफ है, यहाँ पर कर लेंगे सीधे एफ मिड पॉइंट ऑफ हमारा सी ए का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट भी दिए होंगे, तो कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स का कोऑर्डिनेट है 0, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 0 सा 0 हो जाएगा, तो x1 प्लस
x3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये इक्वेशन नंबर 5। देखिए आया कैसे। यहाँ पर आप देखेंगे तो एसी साइड को देखिए सर, एसी साइड को तो देखेंगे यहाँ पर एफ हमारा मिड पॉइंट है और ये हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट है। एक्स का कोऑर्डिनेट में क्या होता है x1 और ये x3 ऐड होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 के इक्वल आना चाहिए, मिड पॉइंट का यही नियम। उसके बाद 3 आना चाहिए, तो y का कोऑर्डिनेट क्या था, f का 3 था, और यहाँ पर होगा y1 प्लस y3 y2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 y1 प्लस y3 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 6 बन गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम देखिए ध्यान से देखिएगा इक्वेशन को, कौन कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 देखिए, इक्वेशन नंबर 3 देखें, और इक्वेशन नंबर 5 देखिए। ठीक है, ये सारी की सारी इक्वेशन एक्स में 1 3 और 5, ये तीनों इक्वेशन एक्स में है। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लेने के सोच रहे हैं कि तीनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर लें तो क्या होगा। ठीक है, चलिए ऐड कर लेते हैं। क्या किया हमने, हमने कहा कि हम क्या करने जा रहे हैं, अपनी इक्वेशन 1 3 और 5 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 1 3 5 को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो चलिए ऐड करके देखते हैं। 1 में क्या था, x1 प्लस x2, तो 1 में है x1 प्लस x2। 3 में क्या है, 3 में है x2 प्लस x3, और 5 में क्या था, तो 5 में है x1 प्लस x3, x1 प्लस x3। ठीक है, इतनी सी बात होगी। इक्वल टू में क्या रहेगा, तो इक्वल टू में हम लोग लिख देंगे जो स्पेस इक्वल टू में था। क्या था, यहाँ पर देखिए 1 में इक्वल टू में क्या लिखा था 10, 3 में इक्वल टू में 12, और 5 में इक्वल टू में देखेंगे तो 0 लिखा होगा। तो वही वही चीजें लिख दिया जाएंगे। 10 दूसरे में लिख देंगे 12, फिर 0। यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर भी 1 है, x2 x2 x3 x3, तो मतलब हर टर्म 2 बार, इससे पता चल रहा है हर टर्म जो है हमारा 2 बार है। तो हम ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 को बाहर लिख दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3, इसको 2 बाहर लिख दिया, मतलब ये दो तीनों के साथ मल्टीप्लाई में है, तो क्योंकि सब लोग 2 2 बार थे तो इस तरह लिख दिया गया। 10 10 12 और 0 का ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 22। ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 22 को डिवाइड कर देंगे 2 से, हमारा आ जाएगा 1 1। ठीक है, तो 11 आ जाएगा यहाँ पर, x1 x2 और x3 हमारा आ गया 11। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई है। अब देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसी एक चीज की। किस तरह वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे x1 और x3 की वैल्यू 0 दे रखी थी इक्वेशन नंबर 5 में, इक्वेशन नंबर 5 ले जाकर यहाँ अगर हम पुट कर दें x1 और प्लस x3 की वैल्यू 0 कर दें तो हमें x2 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो यही करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 का इस्तेमाल करके हम x2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन 5 का इस्तेमाल करके हम सिर्फ x2 को अलग करे ले रहे हैं और x1 और x3 को अलग करे दे रहे हैं। अब प्लस में है तो आगे आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ x1 और x3 की जगह हम 0 लिख देंगे। उन दोनों की जगह 0 लिख दिया, इक्वल टू में 11, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 की वैल्यू हमारी आ गई 11। हमारा ये इतना सा हो गया, x2 की वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, इसके बाद हमें चाहिए था, हमें सारे चाहिए होंगे क्योंकि हमें x2 ही पता चला है, x1 भी चाहिए होगा, x3 भी चाहिए होगा। तो हम यही इक्वेशन 5 का इस्तेमाल करके देखिए किस तरह निकाल सकते हैं। कोई और इक्वेशन ना इस्तेमाल करिए, इसमें ही आपको x3 की वैल्यू निकल जाएगी। x2 की वैल्यू का इस्तेमाल करना है, तो x2 इसमें है नहीं, 5 से नहीं हो पाएगा।
थ्री का इस्तेमाल कर लीजिए। आप कोई भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। यहाँ पर हमें x2 का इस्तेमाल करना था और x1 या x3 कोई एक वैल्यू निकालनी थी। तो हमने क्या किया, हमने x2 का जो है ले जाके वैल्यू अगर हम इक्वेशन 3 में रख देंगे, या तो आप इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, जिसमें चाहिएगा उसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर देता हूँ कि इक्वेशन 3 में रख देता हूँ ले जाकर। पुट द वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में ले जाकर रख दीजिए। इक्वेशन 3 में रख देंगे तो x2 की जगह हमारा क्या हो जाएगा, 11। x2 की जगह 11 और x3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू में 12। ठीक है, x3 ऐसे ही रहेगा, 11 दूसरी तरफ जाएगा तो 12 में से 11 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 बच जाएगा। x3 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ जानी चाहिए। अब x2 आ गया है, x3 आ गया है, हमें x1 चाहिए। इक्वेशन नंबर 5 का ही इस्तेमाल करेंगे x1 निकालने के लिए। फ्रॉम इक्वेशन 5, देखिए हम इक्वेशन 5 में क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 5 में हम x3 की वैल्यू बना गई, ले जाकर अगर रख देंगे तो हमें x1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, x1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा और x3 की जगह 1 लिख दिया जाएगा, इक्वल टू में 0। x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी, यही हमें चाहिए था। ठीक है, तो तीनों x की वैल्यू आ गई है, अब हमें किस की वैल्यू चाहिए, अब हमें y की वैल्यू चाहिए। तीनों जो हमारे y है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो तीनों y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे, जो अभी तक करते आए हैं, पहले भी किया था। अब पहले x की इक्वेशंस को ऐड किया था, तीनों x की इक्वेशंस को। अब ये जो y की इक्वेशन है, सेकंड नंबर इक्वेशन, 4 नंबर इक्वेशन और 6 नंबर इक्वेशन, सेकंड, 4 और 6 नंबर इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऐड इक्वेशन सेकंड, 4 एंड 6। ठीक है, तो क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3, इनके बाहर 2 आ जाएगा क्योंकि सब दो दो बार है, सेम उसी तरह होगा जैसे x1 वाले में हुआ था। और बाहर की ओर क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 में है 2, इक्वल टू में 2 दिया गया है, इसमें है 10 और 6, 2 10 और 6, 2 10 और 6 दिया हुआ है, हमने एज इट इज लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया। 2 10 और 6 दिया हुआ था, 2 10 और 6 लिख दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा 16 17 18। ठीक है, अब 18 अगर आ रहा है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में हो, दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 9 18। ठीक है, ये आ गया हमारा 9, ये हमारा इक्वेशन पूरा हुआ। अब हमें क्या चाहिए, हमें y1 की, यहाँ से y1 y2 और y3 की वैल्यू चाहिए होगी। तो इसमें कोई दो वैल्यूज हटाई जाए तभी तो काम कर बनेगा, वरना काम बनेगा नहीं। अब मुझे सामने अगर कोई चीज दिख रही है तो मैं सोच रहा हूँ 6 का ही क्यों ना यूज कर लूँ। 6 का यूज करके y1 और y3 को हटा देते हैं इस इक्वेशन से, y2 की वैल्यू निकल जाएगी। सीधा काम करते हैं, जब सामने ही 6 की दिख रही है इसी को रख देते हैं इक्वेशन नंबर 6 को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको करना, शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या था, हम इक्वेशन नंबर 6 को रखने जा रहे हैं। सीधे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 6। ठीक है, इक्वेशन 6 से क्या होगा, यहाँ पर उठा के हम रख देते हैं इस इक्वेशन में, इसको कोई नाम दे दीजिए, 6 7 8 जो भी नाम दिया गया हो। यहाँ इस इक्वेशन को हमने कुछ नाम नहीं दिया था, 6 इसको कह दिया, इसको कह देते हैं 7, इसे कह देते हैं 8। ठीक है, ये बस क्वेश्चन बड़ा दिख रहा, बड़ा है नहीं, जो एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया वो आसानी से करता चला जाएगा। तो इसमें y2 को हम आगे कर लेते हैं, और y1 और y3 की जगह हमें क्या लिखना है, y1 और y3 को पीछे कर दिया, क्योंकि प्लस में है ये सब आगे पीछे हो सकता है, और इक्वल टू में 9 है, सेम यही इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन बदली नहीं। तो क्या कर रहे हैं, इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। y1 और y3 की जगह क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 6 से 6 लिख देते हैं। यहाँ पर y1 और y3 की जगह 6 लिखा हुआ है तो 6 लिखा जा सकता है।
वाई टू इक्वल टू 6 इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो वाई टू इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, 6 जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, और 9 में से 6 जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो 3 आएंगे, सीधे लिख दिया। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, हम y1 की वैल्यू निकालेंगे। अब y1 और y2 की वैल्यू तो आ गई, y1 और y3 अभी बाकी। तो हम क्या कर रहे हैं, y2 की वैल्यू आ गई, किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। किस इक्वेशन में रख दिया जाए, जो छोटी दिखे उसमें रख देंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 2 देखिए, y1 प्लस y2 इक्वल टू 2 था, इसमें ले जाकर के रख दें तो काम हो जाएगा हमारा आराम से। यहाँ पर देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या था, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 था। y1 की वैल्यू दी नहीं है, पता नहीं है अभी। y2 की वैल्यू अभी निकाली है, इसको ले जाकर यहाँ पर रख देती हूँ। ठीक है, 3 रख दिया, इक्वल टू में 2 आ जाएगा। y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 2 और माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 1 आ जाएगा क्योंकि ये 3 बड़ा है। तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1। ठीक है, ये इतना सा हो गया। y1 की वैल्यू आ गई, y2 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या बचा, y3 की वैल्यू निकालनी। हमें जो निकालनी है वो y3 की वैल्यू निकालनी। y3 की वैल्यू इक्वेशन 6 से ही निकाली जा सकती है, y1 प्लस y3 इक्वल टू 6 था। हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 6, ठीक है, इक्वेशन 6 से क्या होगा, y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 इक्वल टू 6 दिया हुआ है। क्या कर रहे हैं, y1 की वैल्यू ले जाकर रख देते हैं, -1 प्लस y3 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो 6 और 1 7 हो जाता है। आंसर आ गया हमारा, 6 और 1 7, मतलब y3 की वैल्यू 7 आ जाएगी हमारी। ठीक है, y3 की वैल्यू क्या आ गई, 7। अब हमारी सारी वैल्यूज निकल चुकी हैं, सारी वैल्यूज निकल चुकी हैं, तो मेन काम हमारा जो बच गया है, बस इसमें कोऑर्डिनेट में रख देना। जो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट दिए गए थे, इसमें ले जाके वैल्यूज को रख दीजिए, या आखिरी में सीधे सिंपल आंसर करके लिख भी सकते हैं। जरूरी नहीं है फिगर में आप बदलाव करिए, नीचे जाकर सीधे लिख सकते हैं यहाँ पर, इस तरह। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया, यहाँ पर देखिए नीचे लाइन में लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू रिस्पेक्टिवली, क्या लिखा गया है, ए के कोऑर्डिनेट -1, बी के कोऑर्डिनेट 11, 3 और सी के कोऑर्डिनेट 1, 7। जो जो कोऑर्डिनेट है, जैसे ये x1 था और ये y1 था, इन दोनों को एक साथ करके लिख दिया, 1, -1, -1। इसी तरह x2 y2 लिख देंगे और x3 y3 लिख देंगे। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, देखिए क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन देखने में लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले चीज आपको एक ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। बिना ग्राफ पेपर के करेंगे गड़बड़ियां आएंगी, इसलिए अच्छा होगा कि इसको एक ग्राफ पेपर पे कर लीजिए, या तो ऐसी कॉपी पर कर लीजिए जिस पर मैथमेटिक्स की कॉपियां जैसे होती हैं, लाइन बनी रहती हैं, उस तरह की कॉपी होती है, उस पर कर लीजिए तो ज्यादा आसान रहेगा। मैं भी जरा बैकग्राउंड इसका चेंज कर देता हूं, ठीक है। हमने बैकग्राउंड चेंज कर लिया, अब पढ़ते हैं कह क्या रहा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में कह रहा है, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स, एक सिटी है जिसकी 2 मेन रोड्स हैं। सीधी सी बात है, 2 मेन रोड्स कहने का ही मतलब है, ये आपसे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनवाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे हैं। कह रहा है सेंटर ऑफ द सिटी, और एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, कट करती हैं, कहाँ कर क्रॉस करती हैं, एक सेंटर पर, मतलब ओरिजिन पर कट करती हैं। 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ, एक जो रोड है वो नॉर्थ साउथ की तरफ है, डायरेक्शन की तरफ है, दूसरी जो रोड है वो ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में है। ठीक है, ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू द दीज रोड्स एंड आर 20 मीटर अपार्ट, वो जो है वो एक दूसरे से 20 मीटर अपार्ट हैं। 1 सेंटीमीटर को 20 मीटर लिया गया है, 20 कह रहे 200 मीटर्स लिया गया, 200 मीटर्स 1 सेंटीमीटर को लिया गया, मतलब जो इतनी सी ये दूरी आप देखते हैं एक बॉक्स भर की, ये 1 सेंटीमीटर अगर हम कहें तो इसको कंसीडर किया गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मार्जिन जो लिया गया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर्स, ये 200 मीटर्स के इक्वल है। आपने ग्राफ पेपर बनाए होंगे, उसमें पता होगा मार्जिन से लेते हैं।
पहले देखिए इसमें पार्ट में क्या कह रहे हैं, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर्स ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक्स, रिप्रेजेंट रो रिप्रेजेंट द रोड और स्ट्रीट बाई द सिंगल लाइंस का इस्तेमाल करते हुए आपको रोड को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर क्या है, देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, जो है 10-10 स्ट्रीट्स हैं हर एक डायरेक्शन में। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहला काम हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसे कैसे बनाएंगे। देखिए ये रहा, ये है हमारा क्या, कार्टेशियन प्लेन। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट था हमारा, ये दो हमारी मेन रोड्स थी, ये एक रोड है और ये एक रोड जा रही है। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ क्रॉस कर रही है, तो इस पॉइंट पर क्रॉस कर रही है, जिसे हम ओ या ओरिजिन कह सकते हैं, या फिर ये वो हमारा चौराहा जो कहा जाता है, कि मेन सड़क का ये चौराहा, मेन सड़क का चौराहा, यहाँ स्ट्रीट्स की बात नहीं हुई, मेन जो हमारी रोड थी उनका ये चौराहा है। तो इसे ओरिजिन समझ लीजिए, ये था हमारा कार्टेशियन प्लेन का ओरिजिन, जिसे ओ से डिनोट करेंगे। ठीक है, ओ से आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दो तरह की रोड्स थी। पहली रोड्स को क्या कहा गया था, नॉर्थ साउथ रोड। यहाँ पर देखिए, एक जो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ की तरफ है, एक है ईस्ट वेस्ट की तरफ। अब इनको भी हमें दिखाना है। तो नॉर्थ साउथ किस तरह दिखाया जाता है, सभी को अगर नहीं पता है तो ये जान लीजिए कि नॉर्थ साउथ जो है दिखाया जाता है, नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ, साउथ हमेशा नीचे की तरफ दिखाया जाता है। ठीक है, ईस्ट हमेशा इस तरफ दिखाया जाता है, और वेस्ट हमेशा दूसरी तरफ। इसी तरह आप कंपास का भी देखेंगे, कंपास का फिगर बना होगा तो इसी तरह इसमें लिखा होता है। अब यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, इसे हम एक्स लिख सकते हैं, इसे एक्स डैश लिख सकते हैं, ऊपर को वाई लिख सकते हैं, और नीचे वाई डैश लिख सकते हैं, जैसे हम एक कार्टेशियन प्लेन में लिखते आए हैं। अभी तक हमने बहुत कार्टेशियन प्लेन बनाए। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब दूसरी बात ये भी कह रहे थे, जो ये 1 सेंटीमीटर है, हर ब्लॉक को देखिएगा, ये 1-1 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स हैं, तो ये 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर्स कहा गया है। ठीक है, तो 1-1 सेंटीमीटर पर हम 1 2 3 नंबरिंग कर लेते हैं। चलिए जल्दी से नंबरिंग कर लेते हैं 1-1 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए हमने नंबरिंग कर ली सबकी, सभी की हमने नंबरिंग कर ली, 1 2 3 ऐसे जैसे नंबरिंग है 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कर ली। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहे थे, दूसरा पॉइंट जो हमें इसमें फिगर में ड्रॉ करना है, कह रहे थे 10 स्ट्रीट्स बनाइए, ईच डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन, मतलब एक नॉर्थ नॉर्थ साउथ की तरफ एनएस की तरफ, दूसरी तरफ ईडब्ल्यू मतलब ईस्ट वेस्ट की तरफ 10-10 आपको स्ट्रीट्स बनाना, मतलब गलियां बनानी, जिनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होगी या 200 मीटर होगी, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर सबको बनानी। तो बहुत आसान काम है, इजिली बना लेंगे हम लोग। पहले नॉर्थ साउथ की तरफ बनाना शुरू करते हैं। तो नॉर्थ साउथ की तरफ किस तरह खींचना शुरू करेंगे, ये हमारी स्ट्रेट ऐसे हो जाएगी। एक सेकंड, ये एक हो गया हमारा, ये देखिए ये पहली बन गई, और इसी तरह हम ये दूसरी बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो हमारी ये नॉर्थ साउथ की तरफ जो हमारी स्टेट्स बननी थी सारी बनके तैयार हो गई हैं। ठीक है, इसी तरह सीधे स्टेट की तरह चले जाएंगे। 5 जो है वो इस तरफ है, और 5 हमारी इस तरफ है। ठीक है, इसी तरह हम क्या पढ़ेंगे, हम ईस्ट और वेस्ट की तरफ ऐसे एक स्ट्रेट्स लाइन खींचते चले जाएंगे। 5 खींचनी है इस तरफ, और 5 हमें खींचनी है निगेटिव की तरफ, इधर निगेटिव की तरफ ही हमें 5 तो ऐसे ही लाइन खींच देनी है, हमारी हो जाएगी। चलिए जल्दी से खींच लेते हैं। ये देखिए, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हमने स्ट्रीट्स को ब्लू कलर से ड्रॉ कर दिया। सारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 5-5 दोनों साइड ड्रॉ कर दिए गए। निगेटिव की तरफ भी 5, पॉजिटिव की तरफ भी 5। ठीक है, अब चलते हैं हमारे, ये तो यहाँ तक तो सिर्फ फिगर बना है। अब हमारे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो उसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट 1 नंबर में क्या है, 1 में क्या रहता है कि ये ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, और रोड्स को सिंगल है, ये हमारा पहला पार्ट पूरा हो गया, ये हमारे पहले पार्ट में कह रहा था। अब दूसरे पार्ट में आ जाते हैं। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्ट इन द मॉडल। ये जो इंटरसेक्शन, ये चौराहे जो बन रहे हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, इसे कहा जाता है चौराहे या इंटरसेक्शंस। ठीक है, ये जो इंटरसेक्शंस हैं, ईच स्ट्रीट इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट, वन इज रनिंग इन नॉर्थ साउथ, और जो जो अदर डायरेक्शन में जा रही हैं वो इंटरसेक्शन फॉर्म कर रही हैं। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शंस रेफर टू द फॉलोइंग मैनर, इफ सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ, जो सेकंड स्ट्रीट है उससे देखना है जो नॉर्थ साउथ में जा रही,
जो नॉर्थ साउथ में जा रही है सेकंड स्ट्रीट, नॉर्थ साउथ में जाने वाली। और फिफ्थ स्ट्रीट को देखना है जो ईस्ट वेस्ट में जा रही, ईस्ट वेस्ट में जा रही है वो, उसे देखना है, ये मीट कर रही है एट ए सम क्रॉसिंग। देन वी कॉल द स्ट्रीट इंटरसेक्शन 2, 5 यूजिंग द दिस कन्वर्सेशन फाइंड। पहले तो हम ये जो स्ट्रीट फाइंड करने को कहा है उसको देखते हैं, ये पॉइंट मिलेगा कहाँ। पहले इन्होंने बात की थी हमारी सेकंड स्ट्रीट की, सेकंड स्ट्रीट रनिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये हमारी है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सीधी सीधी जो वर्टिकल लाइन है वो सब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की। इसमें सेकंड स्ट्रीट कहाँ है, तो ये फर्स्ट है हमारी, और ये हमारी सेकंड स्ट्रीट। ठीक है, तो ये हमारी इस स्ट्रीट की बात हो रही है, इस स्ट्रीट की बात हो रही है सेकंड स्ट्रीट की। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये स्ट्रीट हमारी बात हो रही है, ये हमारी है सेकंड स्ट्रीट। ठीक है, अब हमारी ये बात होगी उसके बाद उन्होंने कहा था फिफ्थ स्ट्रीट, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फिफ्थ स्ट्रीट। तो फिफ्थ स्ट्रीट कहाँ रहेगी, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो सबसे पहले ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ये जो हॉरिजॉन्टल है 1, 2, 3, 4, और ये हुई फिफ्थ। तो ये फिफ्थ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब इसकी बात की जा रही। ये दोनों कहाँ पर मिलती, तो आप ये सीधा देख सकते हैं, ये ऐसे जा रही है, ये इस तरह जा रही है, और ये दोनों कहाँ पर मिल रही, इसी पॉइंट पर तो मिल रही है यहाँ पर। ये जो पॉइंट होगा ये हमारा होगा 2, 5। वैसे वैसे भी देख सकते हैं आप, कोऑर्डिनेट प्लेन सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पर 2 पर मिल रहा है, ये 5 पर मिल रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट 2, 5 ही होंगे, सीधी सी बात। तो इसे मार्क कर देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 2, 5। ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 5। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हमारा आगे जो है पार्ट क्या कह रहा है, ए पार्ट क्या कह रहा है, हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर 4, 3। जो 4, 3 है वो कितनी स्ट्रीट के इंटरसेक्शंस को रेफर कर रहा है। 4, 3 कहाँ बनेगा, तो ये देखो यहाँ पर है 4 पॉइंट, ये देखिए हमारा 4 है, ये हमारा 3 है। 4, 3 कहाँ मिलता है, तो हम इस पॉइंट को कह सकते हैं 4, 3। जो हमारे ये पॉइंट है इसे कह सकते हैं 4, 3। ये हमारा 4 पॉइंट है और ये 3 पॉइंट है, ये दोनों कहाँ मिल रहा है, तो देखिए ये 4 है, ये 3, ये इस पॉइंट में मिल रहा है, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 4, 3 इंटरसेक्शन। इसे मार्क कर देते हैं, 4 और 3, ये पॉइंट है हमारा, ये 4, 3 इंटरसेक्शन, 4, 3। ठीक है, अब यहाँ पर मेन चीज क्या पूछ रहे थे, यहाँ पर ये चीज पूछ रहे थे कि हाउ मैनी स्ट्रीट, कितनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी, स्ट्रीट इंटरसेक्शन, स्ट्रीट इंटरसेक्शन है, ये जो शब्द कंबाइन है, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस। स्ट्रीट इंटरसेक्शंस का मतलब कितने चौराहे बनेंगे इस पॉइंट से। तो देखिए एक ही तो चौराहा बनना, दो चार थोड़ी ना बन जाएंगे। दो स्ट्रीट से हमेशा एक ही चौराहा बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं बन सकते। ठीक है, यहाँ पर और भी स्ट्रीट्स होती तो भले और ज्यादा चौराहे बनते, पर यहाँ पर दो स्ट्रीट्स हैं, इसलिए यहाँ पर एक ही चौराहा बनेगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, 1 इंटरसेक्शन। ठीक है, अभी मैं लिख भी दूंगा उसे। इसी तरह सेकंड पॉइंट में कह रहा है हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर एज 3, 4। अब 3, 4 देखना, 3x पर और 4y पर। 3, 4 यहाँ आ जाइए, ये आ गया 3, 4। ये जो पॉइंट है हमारा 3, 4, इससे कितने स्ट्रीट इंटरसेक्शंस बनेंगे, तो एक ही तो बनना है, उससे ज्यादा तो बन नहीं है, तो सिंगल बनेगा यहाँ भी। इसको मार्क कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। 3, 4 कह रहे थे, तो 3, 4 ये रहा हमारा 3, 4, इसको मार्क कर दिया। ठीक है, तीनों मार्क हो गए, उसको अभी लिख देते हैं। देखिए हमने लिख दिया है 1 स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी फॉर्म एज 3, 4। इसी तरह से नीचे लिख देंगे 1 स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी फॉर्म एज 3, 4। 4, 3 को है ऊपर, नीचे है 3, 4। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 15 बार में कह रहा था एक कंप्यूटर ग्राफिक्स है, वो रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, उसकी विड्थ ज्यादा हाइट कम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसे प्लेस किया जाता है ओरिजिन पर, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर जो है वो उसका ओरिजिन पर आ रहा है। ठीक है, और उसकी स्क्रीन कितनी वाइड है, तो वो 800 पिक्सल वाइड है, और हाइट उसकी 600 पिक्सल है। अभी इतने पर फोकस करते हैं, उसके बाद बाकी को क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या कह रहा है। ऐसा हमने एक फिगर बना लिया। ठीक है, 100 पिक्सल की बात कर रहा था यहाँ पर, इसलिए जो है 1 सेंटीमीटर को मैंने 100 पिक्सल के करीब रखा है, 100 पिक्सल माना है 1 सेंटीमीटर को। ठीक है, मार्जिन इस तरह लिया गया। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर कह रहे थे,
और हाइट कहा था 600 है। हाइट 600 है और वाइड है 800 का। ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारा टीवी बनेगा। जब यहाँ पर टीवी रखा जाएगा तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में यही बनेगा, और यहाँ पर 800 सॉरी यहाँ तक जाएगा। ऐसा कुछ बनना चाहिए, यहाँ तक ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, इसे जरा सही से बना लेते हैं। हमारा जो टीवी आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ऐसा जो उसका बॉटम लेफ्ट कॉर्नर होगा। ठीक है, ये हमारा टीवी बन गया। अब क्या करें, इसके बाद देखिए कह रहे हैं क्वेश्चन में, इसके बाद क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक सर्कुलर आइकन है। टीवी के स्क्रीन पर एक सर्कुलर आइकन है जिसकी रेडियस जो है वो 80 पिक्सल की। 80 पिक्सल का मतलब हो गया, हमने 8 सेंटीमीटर का लिया, 1 सेंटीमीटर का लिया था, तो 0.8 मिलीमीटर का रेडियस लेना होगा। ठीक है, या आप इसमें में से भी 80 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। तो 0.8 सेंटीमीटर ले लीजिए, 0.8 सेंटीमीटर का भी मतलब होगा 80 पिक्सल। ठीक है, ड्रॉ करना है एक जिसके सेंटर में होगा, उसके आसपास सर्किल होगा। 80 सेंटीमीटर का सर्कुलर आइकन है जिसके बीच में सेंटर, मतलब इस तरह का कुछ आइकन है। ठीक है, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर है, जो नाप पे बनाइएगा ऐसा कुछ बनेगा छोटा सा। ठीक है, सेंटर के पॉइंट जो है वो दे दिए गए, ए के पॉइंट दे दिए गए 100 और 150। फिर कह रहे हैं अनदर सर्कुलर आइकन, एक और सर्कुलर आइकन है जिसके पिक्सल्स, जिसकी रेडियस दी गई 100 पिक्सल्स, तो 1 सेंटीमीटर का। दूसरा जो है 1 सेंटीमीटर का, मतलब पहले से बड़ा हुआ। ठीक है, ड्रॉ करना है इट्स, और जो सेंटर है उसका 200 और 230 पर होगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स बना लेते हैं, ए और बी पॉइंट कहाँ मिलेंगे उससे बना लेते हैं, उसके बाद उसके चारों ओर सर्किल भी बनाएंगे। ठीक है, 100 और 150 सबसे पहला पॉइंट। 100 और 150 कहाँ मिलेगा, 100 ये रहा, एक्स पर 100, 150 चाहिए तो 150 यहाँ का ही मिलेगा, तो ये पॉइंट हमें हमें होगा 100 और 150 ए पॉइंट। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। 100 और 150 का है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया 100 और 150 है। ये हमारा पॉइंट है ए, जिसे कहा गया है ए पॉइंट, 100 और 150। ठीक है, हमने लिख दिया। फिर दूसरा पॉइंट हमें क्या कर रहे थे, 100 और 150 एक पॉइंट मार्क हो गया। दूसरा कह रहे थे 250 और 230। 250, 250 और 230। 250 कहाँ मिलेगा, तो ये इसके बीच का पॉइंट 250। ये 250 और 230, 230 मतलब ये 200 है, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर कहीं मिलेगा। ठीक है, 250 और 230 आपके में ये 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जब आप ग्राफ देखेंगे तो 10 पार्ट्स में डिवाइड है, 230 कह रहा है तो मतलब 3 पार्ट्स ले लीजिएगा, बस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं बन जाएगा, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट मिलेगा ये होगा, इसे मार्क कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट बी। पॉइंट बी क्या है, बी को कहा गया है 250 और 230। ठीक है, इसके चारों ओर हमें सर्किल भी ड्रॉ करना है, तो चलिए सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखें, हमने दोनों के चारों ओर एक सर्किल भी ड्रॉ कर दिया था, क्योंकि सर्कुलर आइकन था। ठीक है, तो चारों ओर एक सर्किल ड्रॉ कर दिया गया। अब जो है फर्स्ट पॉइंट में हमने बताना है वेदर एनी पार्ट ऑफ द आइदर सर्किल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। स्क्रीन से बाहर कोई भी जा रहा है, आपको कोई भी पार्ट स्क्रीन के बाहर दिख रहा है, तो कोई भी पार्ट हमें स्क्रीन के बाहर तो नहीं दिख रहा है, ये तो बिल्कुल अंदर बने, तो इसका आंसर सीधे से यहाँ पर नो हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी पार्ट स्क्रीन के बाहर नहीं जा रहा है। दूसरा पार्ट पूछ रहे हैं, दूसरे पार्ट में पूछ रहे हैं टू सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या काट रहे हैं, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये दोनों के इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से दूसरे पार्ट में सिर्फ सीधे से लिख देंगे यस, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए। हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हुआ। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अब शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि ए बी सी और डी 4 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन पर आपको प्लॉट करना है। ठीक है, इज एबीसीडी इज स्क्वायर, ये बताना है एबीसीडी ये स्क्वायर है या नहीं है, पहली चीज। कैन यू एक्सप्लेन वाई, आपको एक्सप्लेन साथ में करना है कि ये है तो क्यों है।
व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, पहले स्क्वायर को एक्सप्लेन कीजिए, स्क्वायर है या नहीं है, उसके बाद स्क्वायर का एरिया निकालिए। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला सबको याद है, साइड स्क्वायर होता है। तो हम साइड निकालेंगे, उसके बाद एरिया निकालेंगे। सबसे पहले प्लॉट करते हैं मेन काम। ठीक है, तो प्लॉट करना शुरू करेंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, पहला कोऑर्डिनेट है ए, 2,1। तो 2,1 को प्लेस करते हैं। टू कहाँ पर है, वन कहाँ पर है, ये है टू, ये है वन। ये यहाँ पर कहीं पर जाकर यहाँ पर मिल जाएंगे दोनों, टू और वन यहाँ पर मिलेंगे। तो इनको प्लॉट करते हैं। ये पॉइंट जो मिलेगा, ये मिलेगा हमें 2,1। ये पॉइंट ए है जिसे कहा गया है 2,1। फिर बी आएगा -1,2। -1, -1 हमें निगेटिव साइड मिलेगा। -1,2 ये मिले हमें बी पॉइंट, -1,2। अब कोऑर्डिनेट्स लिखना सब लोग सबको जानते हैं कि कैसे प्लॉट करना है, पूरे एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं, पूरा चैप्टर ही खत्म कर चुके हैं। फिर कह रहे हैं -2,1, -2,1। तो -2 आएगा हमारा एक्स की साइड यहाँ पर, और ये आएगा -2, -1। ये आ गया हमारा सी का कोऑर्डिनेट, -2, -1। इसके बाद हमें चाहिए डी, 1, -2। 1, -2, 1 हमारा पॉजिटिव, और वाई पर -2 चाहिए, तो -2 हमें नीचे की तरफ मिल जाएगा। ये मिला हमें पॉइंट डी। ठीक है, अब हम इसे करते हैं। क्या करेंगे, हम इसके एक स्क्वायर फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल तो बनाएंगे ही, ये स्क्वायर है या नहीं है वो बाद में की बात है, वो देखा जाएगा। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है ऐसे। ठीक है, देखिए ये हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, सबको एक पॉइंट्स के ज्वाइन कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूला याद है, तो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इन चारों की डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहला काम ये करिए। तो बहुत हमें 4 बार अभी तो यही लगाना चाहिए, 6 बार लगाना पड़ेगा डिस्टेंस का फॉर्मूला, तब जाके हम ये इसे प्रूव कर पाएंगे ये एक स्क्वायर है, वरना प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही था ना। तो इसी को रख के सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है, पहले हम ए बी को डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस हम निकालना है ए बी के लिए। ए बी के लिए क्या है, कैसे डिस्टेंस निकाली जाएगी, तो यहाँ पर एक को x2 ले लेते हैं, एक को x1 ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि इसको x1 ले लेते हैं, इसको y1 ले लेंगे, दूसरे को x2 ले लेंगे और y2 ले लेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना सब लोग अब ये जानते होंगे। x2 हमारा यहाँ पर है -1, और x1 होगा 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे। और इसी तरह y2 1, और y1 होगा हमारा 2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। -1 और -2, माइनस का 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस 1 - 2 -1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो रूट में 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम बाकी के चारों साइड्स के करेंगे। एक साइड का निकाल लिया है, बाकी 3 और निकाले देते हैं जल्दी से। देखिए बाकी के तीनों साइड की मैंने डिस्टेंस निकाल दी। ठीक है, सबकी डिस्टेंस अंडर रूट में 10 आ रही, सबकी डिस्टेंस अंडर रूट में 10 आ रही। तो इससे तो साबित हो गया है ए बी, बी सी और सी डी और डी ए, मतलब ये जो 4 साइड्स हैं, ये सारी की सारी साइड्स आपस में इक्वल है। ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, इतनी तो बात सेट हो गई। पर यहाँ पर ये रोम्बस भी तो हो सकता है। रोम्बस में क्या होता है था, रोम्बस में क्या होता था, रोम्बस में भी तो यही तो बात कही जाती थी कि रोम्बस में चारों साइड इक्वल होंगी। रोम्बस में भी मेन बात होती थी यही। लेकिन रोम्बस में ये नहीं होता था कि डायगोनल भी इक्वल होंगे। ऐसा तो रोम्बस में कभी नहीं कहा गया कि डायगोनल इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि क्या इसके डायगोनल भी निकाल के देख लेंगे कि डायगोनल अगर इक्वल आ जाते हैं तो ये पक्का स्क्वायर है। अभी यहाँ पर डाउट है कि ये स्क्वायर है या नहीं है, तो इसके डायगोनल भी निकालने होंगे। तो डायगोनल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये डायगोनल और ये एक दूसरा डायगोनल। ठीक है, इसे निकालते हैं। तो हमें डायगोनल कौन सा निकालना होगा, बी डी और ए सी। निकाल लेते हैं बी डी और ए सी, क्या आता है। बी डी को निकालेंगे सबसे पहले। देखिए मैंने बी डी और ए सी निकाल दिया, दोनों हमारे 20 20 आ रहे हैं, अंडर रूट में 20 आ रहे हैं। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर एक चीज मिस हो गई, यहाँ पर हम यूनिट नहीं लिखे। एग्जाम में याद रखिएगा यूनिट जरूर आगे लिख दीजिएगा, कोई भी यूनिट नहीं दी है तो खाली यूनिट लिख दीजिए, वरना मीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो वो भी लिख दीजिए, आगे सबके यूनिट जरूर लिख दीजिएगा। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो ये गलत माना जाता है, क्योंकि कोई ना कोई तो यूनिट होगी, डिस्टेंस हमेशा यूनिट में होती, कोई ना कोई यूनिट में होगी। अब हमें क्या करना है, हमारे यहाँ पर बात आ गई कि डायगोनल और साइड्स दोनों इक्वल है। ये जो डायगोनल थे अभी जो ड्रॉ किए हैं ये भी आपस में इक्वल है, ये दोनों डायगोनल है, ये डायगोनल और ये डायगोनल भी आपस में इक्वल है और साइड्स भी इक्वल है। तो डायगोनल और साइड्स इक्वल होने की वजह से हम यहाँ नीचे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है, रीजन देकर। तो हम यहाँ पर देखिए मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, देयर फोर ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये जो चारों साइड थी ये हमारे इक्वल थी, और हमारे डायगोनल्स भी इक्वल थे, जिनकी यूनिट आगे लिख दी है, ये √20 थे, ये √10 था। ठीक है, ये सब इक्वल थे, इसलिए हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। इज आई स्क्वायर, यहाँ आ भी लगा सकते हैं, इज आई स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्वेश्चन में कह रहे थे कि एरिया फाइंड कर दिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला सभी को याद है, नहीं याद है तो याद रखने की जरूरत है कि हमें एरिया क्या होता है। एरिया एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड स्क्वायर, सभी को ये पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो पता करिए। साइड हमारी दी थी यहाँ पर, साइड हमारी √10 दी गई, तो बस यहाँ पर उठा के रख देंगे √10 और इसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे ना स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर रूट से स्क्वायर कट जाते हैं, पर इसे ऐसे लिखा नहीं जाता एग्जाम में, कभी काटिएगा नहीं, ये चीज होती गलत है। आपके लेवल पर कह दिया जाता है ये कट जाते हैं, पर कटते नहीं है, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, बचेगा 10 और यहाँ पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर। यहाँ तक आपकी ये पूरी चैप्टर या एक्सरसाइज दोनों ही खत्म होते हैं। ये एक्सरसाइज काफी बड़ी थी एंड ऑफ द चैप्टर, लेकिन इससे सीखने को काफी कुछ मिला हमें। तो यहाँ पर ये खत्म होती है। अब अगर कोई को भी किसी भी प्रकार की समस्या है या कुछ पूछना चाहता है तो वो कमेंट में बता सकता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।